नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चूँकि एक बहुत ही पवित्र दिन है 14 अप्रैल, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती। क्यों इतने महान हैं ये आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि इतने संघर्ष इनने झेले हैं। हम तो सुविधाओं से घिरे हुए हैं। आज हमारे पास क्या नहीं है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है। ऑलमोस्ट मैं एक लोअर मिडिल क्लास की भी बात करूं तो भी आपको ये दिखता होगा, आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, है ना। इनके पास तो ऐसी ऐसी असुविधाएं हो गई थी। हालांकि इनके पिताश्री सूबेदार थे, लेकिन ये 3 साल तक ही भोग पाए वो सुख। उसके बाद वो रिटायर हो गए। 14 में बच्चे थे ये। ऐसे ऐसे भी दिन आए हैं कि ये दिन दिन भर प्यासा रहना पड़ा इनको। देखेंगे हम आगे वाली स्लाइड में। ऐसे भी दिन आए हैं कि इनको एक बार तो नाली का पानी पीना पड़ा, इतनी प्यास लगी थी इनको। बहुत सारे, मतलब सिर्फ बचपन में ही नहीं, बड़े होने के बावजूद भी, पढ़ने के बाद भी, ऑफिस में, शहर में, राजनीति में, सब जगह इनको संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये आग लगाने वाला वीडियो है। ठीक है, ये जो मैंने समरी ली हुई है, ये जो मैंने कुछ फैक्ट्स लिए हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स लिए हुए हैं, वो सारे के सारे मैंने एक वेटिंग फॉर अ वीज़ा, इनकी बायोग्राफी है, उससे लिए हुए हैं। एक रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, उससे लिए हुए हैं, और कुछ ऑनलाइन स्टडीज से लिए हुए हैं। तो बात करते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल खास क्यों है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था हाल ही में। आपको अगर पता होगा तो दो प्रकार के तो दिन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के डे होते हैं। एक नेशनल हॉलीडे होता है, एक होता है पब्लिक हॉलीडे। छुट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे। हाल ही में 14 अप्रैल को नेशनल हॉलीडे घोषित किया गया है। नेशनल हॉलीडे अपने यहाँ पे कौन कौन से हैं? 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, और अब 14 अप्रैल है। ठीक है, इनमें अंतर क्या है नेशनल और पब्लिक में? आपको पता होगा, जैसे पोंगल त्यौहार होता है, एक पर्टिकुलर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, जैसे गुड़ी पड़वा त्यौहार एक पर्टिकुलर राज्य में मनाया जाता है। तो उन राज्यों में तो छुट्टी होगी, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं होगी। ये पब्लिक हॉलीडे है, उस राज्य की पब्लिक के लिए तो छुट्टी है वो। और पब्लिक हॉलीडे में छुट्टी होती भी, जैसे होली, दिवाली, तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही बंद रहें, ऑफिस, दोनों ऑफिस बंद रहें। लेकिन नेशनल हॉलीडे में प्राइवेट प्लस पब्लिक और पूरे देश के ऑफिस बंद रहते हैं। ये नेशनल और पब्लिक हॉलीडे में एक एक्ट है, नेगोशिएशन एक्ट, उसके तहत ये घोषित किए जाते हैं दिन। आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? महू, मध्य प्रदेश, आज के मध्य प्रदेश में। उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत होता था। मध्य प्रांत, जैसे कि ये अगर भारत है, ठीक है, भारत में मध्य प्रांत था। मध्य प्रांत में एक एक हिस्सा था महू, इंदौर के पास पड़ता है। ठीक है, अब इसका नाम अम्बेडकर नगर हो गया है। महू में इनका जन्म हुआ। अच्छा, महू में ही क्यों हुआ जन्म? क्योंकि इनके जो पिताश्री थे, इनके पिताश्री वो सूबेदार थे, ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, और इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? महू में थी। महू कैंटोनमेंट था वो। ठीक है, इसलिए इनका जन्म यहाँ पर महू में हुआ। हालांकि इनके पूर्वज अगर आप देखोगे तो ये तो महाराष्ट्र से आते हैं। ओके, महाराष्ट्र से आते हैं। बाद में आपको पता चलेगा कि जैसे ही पिताजी का रिटायरमेंट भी होता है इनके, तो वापस से फैमिली इनकी महाराष्ट्र चली जाती है, सतारा। आगे देखेंगे आने वाली स्लाइड में। इसके आगे देखते हैं कि ये अपने पिताजी की 14वीं संतान थी। सबसे छोटे थे, सबसे लाडले थे, पढ़ाई में बेहतरीन, महार कास्ट के थे। यही इनकी माना जाएगा कमजोरी बन चुकी थी उस टाइम पे। महार कास्ट आप देखो, आप ये एससी भी जो होते हैं ना, एससी में सबसे नीचे लेवल की जो कास्ट मानी जाती थी वो महार कास्ट मानी जाती थी। जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टीना डाबी जो हैं, टीना डाबी को शायद आपने नाम सुना होगा। ये इन्हें यूपीएससी में टॉप किया था। वो शायद, मुझे जहाँ तक याद है, या कहीं पे मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि ये भी महार कास्ट की थी, जिनके भीमराव अम्बेडकर थे। ओके, महार कास्ट इतना लोअर ग्रेड उस टाइम पे माना जाता था कि क्लास में इनको अनुमति नहीं थी। वो तो इनके पिताजी सूबेदार थे, तो अंग्रेजों की सिफारिश के कारण इनको क्लास में एडमिशन मिल गया, स्कूल में एडमिशन मिल गया। कोई मतलब अनटचेबल माना जाता था। अनटचेबल आप जानते हो ना, अनटचेबल, ठीक है, अछूत माना जाता था इस कास्ट को। इनके नाम पर आते हैं तो नाम आप देखोगे तो इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। किसी भी बालक, किसी भी बच्चे को बड़ा करने के लिए, उसके विकास के लिए 3 लोग अहम भूमिका निभाते हैं: मदर, फादर, टीचर। सबसे पहले पेरेंट्स उसकी
उसके विकास में सहयोग करते हैं। उसके बाद जो मार्ग प्रशस्त करता है वो है टीचर। तो आप अगर नाम देखोगे तो जो भीम है वो भीम मदर से आया है, इनकी माँ का नाम था भीमा, ठीक है। राम जी इनके फादर का नाम है, और जो अंबेडकर है वो इनके टीचर का नाम है। ये पॉइंट की बात है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये टीचर थे ये ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण। समझ रहे हो आप? ये जो टीचर थे ये ब्राह्मण थे, ठीक है। इनका नाम था केशव, केशव, पंडित केशव अंबेडकर। तो इनके गांव का नाम था वो अजीब टाइप का था, बाबा साहब का गांव का नाम। इसलिए टीचर ने बोला कि एक काम करो आप, तो गांव का नाम पीछे सरनेम में जुड़ता था, तो इनने टीचर ने बोला कि एक काम करो गांव का नाम मत लगाओ, अब मेरा नाम लगा दो, ताकि क्योंकि ये पंडित हैं तो स्कूल में भी इसको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे आगे हम देखेंगे तो ये थोड़ी अजीब टाइप की बात है कि ये संविधान और भारत के निर्माता थे, भारत के भी निर्माता बोलना चाहिए, क्योंकि इनने दलित से ज़्यादा भारत के लिए काम किया है, ठीक है। आप कुछ लोगों को सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि ये दलित पक्षी ज़्यादा थे, दलित पक्षी थे। हाँ, दलित पक्षी तो होना उनका बनता है ना, क्योंकि जब इतना सहा है उनने खुद नाली का पानी पीने में मजबूर हुए हैं, तो उनका तो बनता है कि वो दलित की तरफ रुख करें, थोड़ा थोड़ा मुड़े रहें। लेकिन उनसे बढ़ के उन्होंने भारत के लिए काम किया, तभी देश का सबसे बड़ा, मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना के दिया ना उनने, है ना। उसके बाद भी इनकी मृत्यु कब हुई? 1956 में दिल्ली में हुई थी मृत्यु। लेकिन उनको भारत रत्न मरने के बाद 1990, जिंदा जीते जी नहीं मिला, जीते जी उनको भारत रत्न नहीं मिला, मरने के बाद मिला, ठीक है। ये थोड़ी आयरनी है। उसके बाद हम देखते हैं तो एक चीज़ आप याद रखो कि अगर आपको माहौल अच्छा मिल रहा है, माहौल अच्छा मिल रहा है, फिर उसके बाद आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल से आ रहे हो जहाँ पर पानी को खाने को तरसें लोग, जहाँ पर आपको धिक्कारा जाए, बिल्कुल नकारा जाए, उस माहौल से उठ के आप अगर कोई अच्छा काम करते हो देश के लिए तो आप फिर बहुत महान हो वाकई में। समझ रहे हो आप? तो आप फिर बहुत महान हो। और वैसे ही बैकग्राउंड से आए थे अम्बेडकर जी। आगे हम देखेंगे कि उन्हें कितने कष्ट सहे। एजुकेशन की बात करें अगर, तो एजुकेशन में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए, ओके। वहाँ से उन्होंने क्या किया? एमए पीएचडी किया। और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से एमएससी डीएससी किया सॉरी, एमएससी डीएससी, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस और डीएससी डॉक्टरेट ऑफ साइंस। आप समझ रहे हो ना, मतलब हाईली लेवल के एजुकेटेड थे। इनके पास बताया जाता है कि 32 डिग्रियाँ थी, 32 डिग्रियाँ एक तो डिग्री में तो पागल हो जाते हैं लोग बाग, इनके पास 32 डिग्री थी, ओके। आगे देखो आप, ये जो मूवमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही आग जलाएंगे। जब मैंने आपको बताया कि जो एंसेस्टर थे, इनके पूर्वज थे, ठीक है, वो महाराष्ट्र में थे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इनके पूर्वज काम करते थे। फिर इनके फादर आए, इनके फादर कहाँ पर बसे? महू में, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1991 में, सॉरी 1891 में, ठीक है। 1891 में इनका जन्म हुआ था। और 1894 में इनके फादर रिटायर कर जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है। अब आप सिचुएशन देखो कि इनको टोटल जो सूबेदार थे इनके पापा, सूबेदार का जो सुख मिलता है जो उनके परिवार को, सूबेदार के परिवार को, वो कितना सुख ये ले पाए? 3 साल तक ले पाए बस मात्र। इसी बीच में इनकी माता भी चली गई, ठीक है, माता का देहांत हो गया, ठीक है। अंबेडकर ने अच्छी ज़िंदगी सिर्फ 3 साल तक जी, उसके बाद इनके ख़राब दिन आए। एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अपने घर में इतने परेशान हो चुके थे कि ये घर से भागे, एक पोटली लेके भागे। और वो पोटली को जब बाहर उन्होंने जाके देखा, खोला, तो उसमें आधा आना निकला। तब इनको समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, ये तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। वापस आए, तब इनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये तो घर, हम तो सोच रहे थे कि बहुत अमीर हैं, क्योंकि अभी अभी जस्ट रिटायरमेंट हुआ था, तो उनको लग रहा था कि हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से उनके सामने सच्चाई आती कि नहीं नहीं, हम तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए, ठीक है। तो उसके बाद प्लान टू मुंबई, ये मुंबई जाने वाले थे,
लेकिन फिर वापस आ गए, घर आ गए और पढ़ने का सोचा। इनको एडमिशन मिला क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके पापा सूबेदार थे ब्रिटिश आर्मी में, तो इनको उस बदौलत कम से कम एडमिशन तो मिल गया। तो ये अब छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा जाता है क्लासरूम में जाके अंदर बैठ जाता है। वो जो वहाँ पर जो बच्चे पहले से उपस्थित थे वो सारे के सारे उठ के खड़े होकर पीछे आ जाते हैं। अम्बेडकर जी सोच रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, इनको क्या हो गया, ये क्यों चले गए पीछे अचानक से। टीचर आता है, बाबा साहब को बहुत डांटता है, चलो बाहर बाहर बैठो, और इसको क्लास से बाहर एक्सपेल्ड कर दिया जाता है क्लास से। उस छोटे से बच्चे की मानसिकता क्या रही होगी उस टाइम पे कि क्या, किस वजह से मुझे बाहर किया गया, वजह ही नहीं पता है, क्योंकि तुम बाहर जाती क्यों। तब उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि मतलब बाहर जाती के होने से क्या होता है यार। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ। बाहर बैठे हैं, ये क्लासरूम है, क्लासरूम के बाहर बैठे हैं, ठीक है। टीचर क्वेश्चन पूछता है कि 9+5 कितना हुआ बेटा। सारे लोग, कोई भी आंसर नहीं देता है। ये हाथ उठाते हैं, इनकी तरफ टीचर नहीं देखता। ऐसे ही 2-3 बार और रिपीट हुआ। ये हाथ उठाते हैं, कोई हाथ नहीं उठाता, किसी को आंसर नहीं पता, लेकिन ये पढ़ंतु हैं, ये पढ़ते हैं, इनका दिमाग IQ लेवल बहुत हाई है। तो ये हाथ उठाते हैं और हर बार टीचर इनको इग्नोर कर देता है। एक बार इन्होंने पूछ लिया टीचर से कि मुझे आंसर पता है, आप मेरा आंसर क्यों नहीं सुनते हो। तो टीचर डांटता है, चुप हो जाओ और वहीं बैठ जा, देखो पढ़ने मिल रहा है, इतनी गनीमत है, वहीं बैठे रहे, चुप हो जाओ। और इनका दिमाग खराब होता है। ये आते हैं अपने पापा के पास कि पापा मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। पापा बोलते हैं बेटा यही चीज़ तो तुमको बदलनी है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं यही चीज़ तो बदलनी है, इसीलिए तो तुमको पढ़ना है। तब इनको पता चलता है कि हाँ वाकई में। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि ये महार जाति के थे, अब देखो मतलब दयनीय स्थिति। हो सकता है कि मेरे शब्दों में वो भाव नहीं मिला पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इनकी बुक पढ़ोगे, इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो ये क्वाइट पॉसिबल कि आपके आंसू गिर जाएं। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि ये चूँकि ये महार जाति के थे, तो इनके पीने के लिए अलग से व्यवस्था एक मटका की गई थी। मटका वो छू नहीं सकते थे, मटके को छू नहीं सकते थे। एक प्यून था, प्यून इनको पानी ऊपर से देता था, ये नीचे हाथ लगाते थे, ठीक है, और उसमें से पीते थे। समझ रहे हो। एक दिन प्यून नहीं आया तो इनको दिन भर प्यासा रहना पड़ा। नो प्यून नो वाटर। समझ रहे हो। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। आगे और देखते हैं। एक इंसिडेंट बॉम्बे एल्फिंस्टन हाई स्कूल का है। इनका एडमिशन हुआ यहाँ पे 1897 की बात है। ओके, 1897 की बात है, इनका एडमिशन हुआ। होता क्या है कि यहाँ पर एक इनको इंसान मिलते हैं जिनका नाम है दादा कैलुस्कर। बहुत इंपॉर्टेंट पीपल हैं, ठीक ना, पर्सन है दादा कैलुस्कर। पार्क में बैठे थे, इनने देखा कि एक बच्चा है जो बैठा रहता है पार्क में और पढ़ता रहता है। इन्हें देखा यार कि रोज़ आता है, रोज़ पढ़ता है, रोज़ आता है, रोज़ पढ़ता है। इन्हें बच्चे को बुलाया कि बेटा एक काम करो, इधर आओ, बैठो। तो ये डर रहे थे कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये तो बहुत फेमस आदमी है दादा कैलुस्कर। और इनको लगा कि मैं तो महार जाती हूँ, कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ उनके साथ। तो उनने पूछा कि क्यों नहीं बैठ सकते। तो बोले नहीं मैं महार का हूँ ना, महार जाति का हूँ। बोले नहीं बेटा मैं नहीं मानता हूँ इन सब चीज़ों को, तुम आओ बैठो। तब ये बैठे। उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर आके पढ़ते हो, मुझे लग रहे हो कि तुम ब्रिलियंट हो, और तुम यहाँ पर पार्क में पढ़ते हो, तुम लाइब्रेरी क्यों नहीं जाते हो। तो बोले कि लाइब्रेरी में अलाउड नहीं है हमारी जाति के कारण। आप सोच रहे हो ना, मतलब कितना डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा है वो, कि उसको पता है कि मतलब मेरा क्या ही लेवल है यहाँ पे, मैं तो लगभग नेग्लिजिबल हो गया हूँ, है ना। तो लाइब्रेरी क्यों नहीं जाती, क्योंकि वो महार जाति के हैं। फिर उनने बोला कि लाइब्रेरी जाओ, तुम पढ़ो, संस्कृत पढ़ो। तो उनने बताया कि नहीं संस्कृत तो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ, संस्कृत तो सिर्फ किसके लिए, ब्राह्मण के लिए। यही चीज़ें हैं, इन्हीं से जीता कैसे जाता है इनसे। चूँकि संस्कृत ब्राह्मण के लिए है तो संस्कृत तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बाकी लैंग्वेज। तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब को 9 लैंग्वेज आती थी, क्योंकि संस्कृत नहीं आती थी उनको। पर्शियन वर्शियन सब 9 प्रकार की लैंग्वेज आती थी। इसी संस्कृत ना पढ़ने देने के कारण, वही एक आपने मूवी देखी होगी, हाल ही में आई थी सुपर 30 पे, है ना, आनंद वाली, ऋतिक रोशन की आई थी। उसमें बोला कि आपने गड्ढा तो खोद दिया, लेकिन आपने गलती की कि मुझे छलांग लगाना सिखा दिया आपने, है ना। बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत अच्छा सीन भी है वो। तो दादा कैलुस्कर ने
उनको किताब दी एक, बुद्ध की बायोग्राफी, जो लिखी किसने थी, उन स्वयं ने लिखी थी, दादा केलुस्कर ने। और आपको याद होगा कि ये इनकी मृत्यु कब हुई, बाबा साहब की मृत्यु हुई है 1956 में, और 1955 में ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है दादा कैलुस्कर का। दादा कैलुस्कर ने सिर्फ किताब नहीं दी। दादा कैलुस्कर, देखो पहले क्या था कि जो भारत था ना वो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। वैसे मराठा साम्राज्य अगर आप देखोगे तो जैसे कि भोंसले, नागपुर में भोंसले थे, ठीक है ना, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, इंदौर में होलकर थे, है ना, ये सब मराठा ही हैं। वैसे तो जो गायकवाड़ थे बड़ौदा में वो थे सयाजी राव थ्री, ठीक है। ये कौन थे, गायकवाड़ थे, कहाँ पर, बड़ौदा में। तो ये स्कॉलरशिप देते थे, कितना देते थे, 25 रुपये पर मंथ, इतनी स्कॉलरशिप देते थे, ठीक है। इस स्कॉलरशिप को दिलवाने के लिए दादा कैलुस्कर बाबा साहब को लेके गए सयाजी राव के पास कि ये बच्चा ब्रिलियंट है, इसको जाना है यूएस और आप इसकी मदद कीजिए। तो इनको 25 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप भी दिलवाई किसने, दादा कैलुस्कर ने, ठीक है। उसके बाद ये यूएस पहुंच जाते हैं। यूएस में इनको एक दोस्त मिलता है, नवल पर्शियन था, पारसी थे, ठीक है। नवल ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला कि हर कोई तो महान नहीं बन सकता, हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई महान बनने वालों की मदद कर सकता है, ये नवल ने बोला था। और नवल बाबा साहब अम्बेडकर के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गए वहाँ पर 1917। अच्छा, अब ये टाइम आप याद रखना, 1917 कब का टाइम है, 1917 भाई, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ यूएसए है। बाबा साहब कहाँ हैं, यूएसए में। इनकी स्कॉलरशिप ख़त्म हो चुकी, 4 साल की तो थी, 1913 में गए थे, ठीक है, और 1917 में 4 साल में स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई। तो इनको अब लौटना है, वापस भारत लौट रहे हैं, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या किया कि शिप डुबा दी। सबको लगा कि बाबा साहब तो चले गए, यहाँ पर हंगामा मच गया। हुआ क्या कि बाबा साहब नहीं आए थे, कुछ मिस्टेक्स के कारण की टिकट कैंसिल हो गई थी, तो वो नहीं आ पाए। लेकिन उनके सारे नोट्स, थीसिस वीसिस, वो सारे इस शिप में थे, वो सारे डूब गए। लेकिन सरस्वती है, विद्या है, वो थोड़ी चोरी होगी, है ना। तो उनके तो दिमाग में भरी थी विद्या, फिर से बना लेते हैं वो। आगे आते हैं, इंडिया आते हैं। इंडिया में अच्छा शर्त ये थी कि जो स्कॉलरशिप की जो गायकवाड़ ने दी थी ना वहाँ पे बड़ोदरा में, शर्त ये थी कि आपको 4 साल की स्कॉलरशिप दी जा रही है, वापस आके आपको हमारे राज्य में ही काम करना पड़ेगा। ये राज्य में काम करने इनके और इनके भाई जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत बुरा बर्ताव। घर ढूंढने जाते हैं, घर नहीं देता है कोई, क्योंकि महाजाति की हो। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में प्यून इनकी बात नहीं मानते हैं, फाइल पटक के चले जाते हैं कि बताओ, मतलब ये छोटी जाति का हमसे ऊपर बैठेगा। आप समझ रहे हो ना, इनका इतना दिमाग खराब हुआ यार कि मैं इतना पढ़ लिख के आया हूँ, हैं, इतने पढ़ने लिखने के बाद मतलब क्या निकला, वही के वही, सेम के सेम, कोई अंतर नहीं, लोगों की सोच में कोई अंतर नहीं, ठीक है। इनने वो पोस्ट छोड़ दी, इनने शिकायत भी की, ठीक है, गायकवाड़ साम्राज्य में शिकायत भी की कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा हमारे साथ। कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि सयाजी राव भी यही चाहते थे शायद कि ये नहीं रहे, समझ रहे हो। उसके बाद ये प्रोफेसर बने पॉलिटिकल इकोनॉमी के, कहाँ पर, मुंबई में। स्टार्टिंग में तो जैसे ये लेक्चर लेने गए, सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए भाग गए, हमको नहीं पढ़ना उनसे। उसके बाद अथॉरिटी ने समझाया कि नहीं बेटा, 1-2 दिन क्लास लेके देखो, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं वो, 1-2 दिन क्लास लेके देखो। 1-2 दिन क्लास ली है स्टूडेंट्स ने और फैन हो गए, ठीक है। स्टूडेंट तो फेवर में आ गए, लेकिन वहाँ का स्टाफ तो अभी भी उनको अपोज करने में ही लगा था। स्टाफ रूम में जो जग का पानी था, मैं आपको सारी बातें मैंने आपसे बताया कि 2 जगह से मैंने फैक्ट्स लिए हैं और कुछ ऑनलाइन स्टडीज़ की हैं। तो एक है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और एक है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ठीक है, यहाँ दोनों से लिए हैं, तो आप वहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, यही लिखा हुआ है उसमें। तो स्टूडेंट तो उनके फेवर में आ गए, लेकिन स्टाफ, वहाँ पे जो जग था, अगर ये जग से पानी पी लेते थे, स्टाफ वाले जग से, तो सब लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता था, मुंह बन जाता था, है ना। उसके बाद 1920 में
अब आप देखो, ये इंडिया आ चुके हैं 1920 में। कोल्हापुर के एक साहू थे, इन्होंने सपोर्ट किया कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट हम करेंगे बाबा साहब, आप कुछ लिखो। तो इन्होंने मूक नायक एक वीकली पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका लिखी, मूक नायक। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इनका कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या रहा। तो योगदान इन्होंने क्या किया कि सबसे पहली अगर उनका कोई योगदान माना जाना चाहिए तो वो एक ऑर्गेनाइज एक्शन, एक व्यवस्थित तरीके से कोई अगर उन्होंने एक्शन लिया है तो वो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना बाबा साहब ने की। ओके। 1946 में भी एक किताब लिखी उन्होंने, हु वर शूद्रास। हु वर शूद्रास, इसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। हु वर शूद्रास जो उन्होंने लिखी है, इसमें इन्होंने मैक्स मूलर था, उनके जो थॉट थे आर्यन के, आर्यन वेस्ट एशिया से भारत में आए हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, जो शूद्र हैं। और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो शूद्र हैं वो शूद्र क्षत्रिय से बने हैं। ठीक है। जो शूद्र हैं वो शूद्र क्षत्रिय से बने हैं, समझ रहे हो आप? ये बताया उन्होंने। और फिर बाद में इनका क्षत्रियों का डिवीजन हो गया, तो ये शूद्र अलग हो गया, क्षत्रिय अलग हो गए। केवी राव की अगर आप बात मानोगे तो केवी राव ने इनको संविधान का जनक ही नहीं बोला, इन्होंने संविधान की जनक एवं माता दोनों ही हैं बाबा साहब अम्बेडकर, ये बोला। आगे देखते हैं। आगे आप देखोगे तो अब आता है इलेक्शन। 1946 की बात है, इलेक्शन होना है किसमें? संविधान सभा बन चुकी है। ठीक है, बननी है, मतलब संविधान सभा के लिए इलेक्शन होना है। यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा कि इस इंसान ने बहुत सहा। जितने सो कॉल्ड महान लीडर हैं वो सब इनको हराने में लग गए कि ये इंसान नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाना चाहिए लेकिन ये इंसान नहीं आना चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा उनके लीडर के, लेकिन आप सबको पता है कि वो लीडर कौन है। ठीक है, महान लीडर, बिल्कुल बड़े बड़े। तो सब ने अपोज किया, बॉम्बे सीट से खड़े हुए, हार गए। क्यों हार गए? कांग्रेस पीछे पड़ गई, नहीं इनको नहीं जिताना। ठीक है। उसके बाद बंगाल सीट से खड़े हुए, बंगाल सीट से जीत गए। हेल्प किसने की? मुस्लिम लीग ने। ये थोड़ा अब अजीब बात है ना कि कांग्रेस हराना चाह रही है, ठीक है, महान लीडर हराना चाह रहे हैं, मुस्लिम लीग इनका सपोर्ट कर रही है, बंगाल सीट से जीत गए। लेकिन यहाँ पे भी भगवान भी तो देखो क्या कर रहा है कि भगवान नहीं, मतलब इंसान ही है। तो पार्टीशन हो गया। तो जो बंगाल की सीट जहाँ से जीते थे वो चला गया क्या? ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान में जैसे ही गया तो क्या, अब बाबा साहब को तो रहना है इंडिया में और ये चली गई सीट पाकिस्तान में। तब BN राव, ये वाकई में बहुत महान आदमी हैं, इनका आप याद रखना कि BN राव जो हैं वो संविधान सभा के एडवाइज़र थे। ये संविधान सभा में मेंबर नहीं थे, इन्होंने निःशुल्क सेवा की है भारत के संविधान बनने में। ठीक है। प्रारूप समिति में भी ये थे। ठीक है, प्रारूप समिति के एडवाइज़र भी थे। इन्होंने संविधान का प्रारूप बनाने में भी बहुत मदद की है बाबा साहब अम्बेडकर की। BN राव ने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि भैया वो तो चाहिए ही हैं, बाबा साहब तो चाहिए ही हैं, अगर तुमको सोशल लेवल, इकोनॉमिकल लेवल पे विकास करना है तो बाबा साहब तो चाहिए ही। राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर बाल गंगाधर खेर उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? बॉम्बे के। बॉम्बे एक राज्य था, प्रांत था, बॉम्बे प्रांत, वो आज का गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला के। ठीक है। उसके प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री CM नहीं होते थे, तो प्रधानमंत्री थे बीजी खेर ने MR जैकर से बोला कि आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। MR जैकर ने हंस के दे दिया, क्योंकि ये MR जैकर जो थे वो दोस्त थे, किसके? फ्रेंड थे बाबा साहब अम्बेडकर के। आपको पूना पैक्ट याद होगा, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था जो, उसमें 4 लोग थे। एक थे महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, MR जैकर और एक और MMM थे। ठीक है, सॉरी मेरा नाम स्लिप हो रहा है, मदन मोहन मालवीय, है ना, मदन मोहन मालवीय। तो 4 लोग थे, 4 लोग आप एक बार फिर से देख लो। पहले थे महात्मा गांधी, दूसरे थे अम्बेडकर जी, तीसरे थे MR जैकर और चौथे थे मदन मोहन मालवीय। ये 4 लोग थे टोटल, किसमें? पूना पैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो MR जैकर, अम्बेडकर तो दोस्त थे पहले से ही। ठीक है। तो MR जैकर ने रिज़ाइन किया, तब जाके बाबा फिर से इलेक्ट हुए मुंबई सीट से। ठीक है, मुंबई सीट से इलेक्ट हुए। उसके बाद आप देखो, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट जानना चाहिए एग्जाम पर्पज से, वो ये है कि तीनों RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपको पता होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन कौन सी? एक 30 में हुई थी, एक 31 में हुई थी, एक 32 में हुई थी। ये फर्स्ट हुई थी, सेकंड हुई थी, थर्ड हुई थी। तो तीनों कॉन्फ्रेंस में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में जाने वाला अगर कोई इंसान है वो है अम्बेडकर जी।
और एक और इंसान है तेज बहादुर सप्रू, ये भी याद रखना है। 2 लोग थे जो जिन्होंने तीनों तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं। उसके बाद जो सेकंड आरटीसी थी उसमें, आप उस टाइम की आप राजनीति समझ रहे हो ना, कि भारत के सो कॉल्ड राष्ट्रपिता गांधी जी का मतलब ये मान लो आप कि भारत का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है बाहर तो गांधी जी हैं, है ना। गांधी जी गए हैं तो गांधी जी रहेंगे ऑब्वियसली। उनका ही अपोज कर दिया इस इंसान ने, अम्बेडकर जी ने। और ऐसे नहीं कि ओरली अपोज किया, विद फैक्ट्स, विद डेटा, बाकायदा तर्क के साथ अपोज किया, ठीक है, सेकेंड आरटीसी में। उसके बाद अपोज क्या था, क्योंकि इन्होंने सपोर्टेड कम्युनल अवार्ड और इनकी भी अपने मत वैलिड थे। अगर आप देखोगे इनका सीधा सा कहना था बाबा साहब का कि एक बात बताओ गांधी जी, 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। 1919 में सिखों को पृथक निर्वाचन दिया गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही दलित को मिला वैसे ही आपको दिक्कत होने लगी, आप अनशन में चले गए। तब गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं, दलित कोई अलग थोड़ी है, वो तो खुद हिंदू हैं, स्वयं हिंदू हैं, तो हिंदू हिंदू से कैसे अलग हो सकता है। देखो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग मत हैं। गांधी जी के फेवर में है कुछ, कुछ उनके अपोज में है, कुछ बाबा साहब के फेवर में, कुछ उनके अपोज में है। तो हमको मतों के अनुसार नहीं जाना है, हमको ये देखना चाहिए कि उनकी मंजिल क्या थी। मंजिल तो दोनों की सेम थी ना, कि भारत एक महान राष्ट्र बने। ये वहाँ के जितने भी राजनेता थे उस टाइम के, सबके सामने परिस्थितियाँ कुछ ना कुछ करवा जाती है। मैं आपको आगे अभी गांधी वर्सेस अम्बेडकर जी करके बताऊंगा। तो पूना पैक्ट में आपको बता ही चुका हूँ कि अगली जो महत्वपूर्ण कड़ी जिसमें बाबा साहब प्रेजेंट थे वो है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपको याद रखना 1932 में हुआ था, यजरवाड़ा जेल में थे उस टाइम पे। कौन? गांधी जी, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो ये क्या बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 2.0 ख़त्म ही हुआ था और इनको जेल हो गई थी, है ना। किनको? गांधी जी को। और गांधी जी थे यजरवाड़ा जेल पुणे में जेल, वहाँ पर थे। सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी फिर कहाँ गए, इरविन के साथ समझौता हुआ और वो गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में गए। गोलमेज सम्मेलन में जैसे गए तो उनको वहाँ से निराश होकर लौटे और उनको जेल हो गई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो गई थी, ठीक है। कम्युनल अवार्ड की मतलब कि हम दलित को भी अब पृथक निर्वाचन देंगे। तब पूना पैक्ट किसकी सहायता से बुलवाया गया था, तो मदन मोहन मालवीय। ये याद रखना आपको। ये एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी, इन दोनों ने ही साइन किए थे, ठीक है। गांधी जी और एम.आर. जयकर इनने साइन नहीं किए थे। गांधी जी के पक्ष से मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किए थे, गांधी जी ने साइन नहीं किया, ठीक है, पूना पैक्ट में। ये याद रखना आपको। उसके बाद पूना पैक्ट हो गया। इसमें इन्हें बताया गया कि भैया तुम सीट्स बढ़ा लो अपनी और रिजर्व कर दो कुछ सीट, ठीक है, ताकि तुम कम से कम अलग नहीं हो, अलग निर्वाचन मत अलग करवाओ, तुम रिजर्व करवा लो सीट। ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा, देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है कि साइमन कमीशन आया 1927 में। 1929 में आना था लेकिन 1927 में आया कुछ कारणवश, फिर कभी चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन आया, साइमन गो बैक के नारे लगे। उन नारों में ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई, लाठी चार्ज हो गया तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसका बदला भगत सिंह ने लिया था, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या करके। ये आपको याद होगा 1929 में। अब आप देखो, साइमन गो बैक के नारे लगे तो साइमन को सपोर्ट करने के लिए एक समिति बनाई गई, साइमन कमीशन का सहयोग करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति के मेंबर थे बाबा साहब। साइमन कमीशन का सहयोग करने के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति के मेंबर थे बाबा साहब। समझ रहे हो आप? बाबा साहब उस समिति के मेंबर थे। अच्छा, अब देखो आप आयरनी कि समिति के समर्थक कौन थे, साइमन कमीशन के समर्थक कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर। साइमन कमीशन के बाद ही चैलेंज दिया गया भारत को कि, क्योंकि उन लोगों को पता था, ब्रिटिश लोगों को, कि भैया तुम ऐसा संविधान बना ही नहीं पाओगे जिससे सभी वर्ग संतुष्ट हो जाएं। भारतीय ऐसा संविधान बना नहीं पाएंगे कि सभी वर्ग संतुष्ट हो जाएं, राजी हो जाएं, कोई विवाद नहीं हो, ठीक है। उनको ऐसा पता था क्योंकि फूट तो उन्हीं ने डाली ना, उनको पता है, ठीक है। लेकिन आप आयरनी देखो कि आखिर में बाबा साहब जिनने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया, उन्हीं ने इनके चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और इनने संविधान बनाया।
देख रहे हो आप, है ना। आगे चलते हैं। ये जब आज़ादी वाज़ादी मिल गई, जब चुनाव होने थे तो लोकसभा से तो ये हार गए। ये एमपी बने, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बने कहाँ से, राज्यसभा से, और मंत्री बने पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। इन्होंने वुमेन, महिलाओं के लिए, इक्वलिटी के लिए, दलित के लिए, और अल्टीमेटली प्यारे भारत देश के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत काम किए हैं। ये कोई भी नहीं भूल सकता। और जो भूल रहा है वो पगला है ना, नादान है। आगे देखते हैं कि सही कौन था, गांधी जी के अंबेडकर जी। आपको इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत होना चाहिए कि कौन सही था कौन गलत था, ये देखने नहीं आए हम लोग, ठीक है। दोनों ही अपने अपने रास्तों में सही थे। वो तो परिस्थितियां हैं, क्योंकि आप परिस्थितियां देखोगे ना आप, तो गांधी जी पहले बोलते थे कि अहिंसा 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 अहिंसा, लेकिन आखिर में उनने 1942 में बोला करो या मरो, करो या मरो बोला, ठीक है। गांधी जी नहीं, तो फिर अहिंसा कहाँ गया, क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी डेवलप हो गई ना। वैसे अम्बेडकर जी को भी आप देखोगे तो उन्होंने बहुत जगह पे अंग्रेज़ों का साथ दिया और बहुत जगह पे अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला भी किया। तो सही गलत का नहीं है, वो परिस्थितियाँ वैसी बन जाती हैं कुछ, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि उसको छोटे से छोटे रूप में समराइज़ कर सकूँ मैं 2 बुक को, एक रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और दूसरा था वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ठीक है। दोनों बाबा साहब की लिखी हुई किताबें हैं, एक ऑटोबायोग्राफी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगा होगा। कुछ गलतियाँ हो सकता है हुई हों तो क्षमा करें, और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है। और आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोर्स वाइज, सिलेबस वाइज वीडियो लाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।